हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए केमिस्ट्री का टॉपिक लेके आया हूं और वो है अम्ल सार की आर्हेनियस संकल्पना, या आप इसको कह सकते हो आर्हेनियस थ्योरी या आर्हेनियस अवधारणा या उसका कंसेप्ट। तो अम्ल सार को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया, जैसे आर्हेनियस है, ब्रांस्टन-लोरी है, लुईस संकल्पना है, मॉडर्न थ्योरी है। तो हर एक थ्योरी में वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी और जो कमियां रहेगी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। आज हम पढ़ रहे हैं अम्ल सार की आर्हेनियस संकल्पना। इससे पहले हमने ब्रांस्टन-लोरी और लुईस संकल्पना पढ़ ली है, उनका 2 सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है और उन वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या, अम्ल सार की आर्हेनियस संकल्पना। इसके अनुसार क्या था, देखो अम्ल सार को परिभाषित करने के लिए सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया, सर्वप्रथम जो परिभाषा दी गई वो किसके द्वारा दी गई, आर्हेनियस के अनुसार दी गई। यह सर्वप्रथम दी गई संकल्पना या जो अवधारणा है वो प्रथम अवधारणा यही है। तो ये वैज्ञानिक आर्हेनियस द्वारा दी गई थी, कब 1887 में इसको दिया गया था। उसके बाद ब्रांस्टन-लोरी आई, लुईस संकल्पना आई, एक फ्लक्स संकल्पना आई, मॉडर्न थ्योरी आई, ऐसे कई सारी थ्योरियां आई। तो 1857 में आर्हेनियस द्वारा दी गई संकल्पना है। अब इन्होंने अम्ल सार को कैसे परिभाषित किया गया तो वो हमको जानना है, उसके एग्जाम्पल और उसकी कमी क्या रहेगी वो जानना है। तो देखो क्या है, अम्ल को उन्होंने कैसे परिभाषित किया, तो उन्होंने कहा कि वे कोई भी पदार्थ या स्पीसीज जो जल में घुलकर यानी अपघटित होकर, वियोजित होकर, टूटकर H+ आयन देते हैं यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी प्रोटॉन जो देते हैं वो तो होते हैं अम्ल। जो जल में घुलकर, टूटकर, वियोजित होकर क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं यानी OH- आयन देते हैं, वो स्पीसीज या वो पदार्थ कहलाते हैं सार। तो देखो क्या कहा उन्होंने, वे पदार्थ या स्पीसीज, वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर, या आप क्या लिख सकते हो, जल में घुलकर या जल में अपघटित होकर या जल में विलय होकर। तो वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर या अपघटित होकर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन, जिसको हम कह रहे हैं प्रोटॉन यानी H+ आयन देते हैं। तो वे पदार्थ या स्पीसीज जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। तो समझ में आ गई होगी आपको बात कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर, वियोजित होकर या अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन यानी जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं को देते हैं या प्रदान करते हैं या त्यागते हैं, वे पदार्थ या वे स्पीसीज क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। दूसरी बात आती है क्या सार की, तो वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल यानी OH- आयन प्रदान करते हैं या देते हैं या त्यागते हैं, वे क्या कहलाते हैं, सार कहलाते हैं। तो बात क्लियर हो गई हो आपके कि वे पदार्थ जल में वियोजित होकर, अपघटित होकर, विलय होकर, घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हो, आपको हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल या OH- आयन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, सार कहलाते हैं। तो ये आर्हेनियस द्वारा अम्ल सार की दी गई परिभाषाएं 1887 में। तो ये होगी उनकी कंसेप्ट। अब आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो क्या कि हमारे पास क्या है, पानी है और ये पानी का होना यहाँ जरूरी है। ये हमारे पात्र में क्या है, पानी है
और पानी में हम क्या मिलाएंगे, कुछ पदार्थ यानी कोई स्पीसीज डालेंगे। तो पानी में कोई भी पदार्थ या कोई स्पीसीज डालेंगे तो वो दो प्रकार के आयन प्रदान करेगा या त्यागेगा या बनाएगा। वो कौन कौन से आयन होंगे, H+ और OH- आयन प्रदान करेंगे। यानी वे पदार्थ, आप ऐसे भी कह सकते हो कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जल का होना जरूरी है यहाँ, कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल यानी OH- आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारा जलीय विलयन, यानी ये विलायक के रूप में हमने क्या लिया, यहाँ जल लिया। और विलय किसको विलय किया गया, कोई भी पदार्थ सब्सटेंस को हमने जो स्पीसीज को इसमें डाला और वो दो प्रकार के आयनों में टूट गया, वियोजित हो गया, अपघटित हो गया। किस रूप में, H+ में और OH- में। ये कौन कह रहा है, आर्रेनियस कह रहा है। तो अब जो H+ आयन देगा वो तो क्या हो जाएगा, वो पदार्थ तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। जो OH- आयन देगा वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। यानी हम कोई भी पदार्थ को इसमें डालेंगे जल में तो वो दो प्रकार के आयन बनाएगा, या तो H+ बनाएगा, H+ बनाएगा तो अम्ल है, या वो OH- बनाएगा और OH- बनाता तो वो क्या है, क्षार है। ऐसे आर्रेनियस ने ये बात बताई थी। तो इसके आधार पर उन्होंने ये कंसेप्ट अपना समझाया था। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि वे पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं या हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जलीय विलयन में OH- आयन या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो ये हो गया उनका कंसेप्ट, हो गई उनकी थ्योरी, हो गई उनकी अवधारणा, हो गई। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं कि किसको हम अम्ल कहेंगे, किसको हम क्षार कहेंगे। अब देखो अम्ल के उदाहरण ले रहे हैं हम, अम्लों के उदाहरण, और यहां ले रहे हैं कुछ क्षारों के उदाहरण। तो देखो पहला जो हमारा है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और कैसा माध्यम है, जलीय माध्यम है, तो हम AQ लगा देंगे, एक्वा, एक्वस। और ये जलीय विलयन में वियोजित होकर क्या देता है, H+ और Cl-। तो हमने इसको पानी, हमने जो जल लिया और उस जल में हमने जो पदार्थ डाला वो कौन था, HCl था, और यहाँ क्या H2 है। तो इस जलीय विलयन में वियोजित हुआ और किस रूप में टूटा, H+ और Cl- में। और हम पहले सीख चुके हैं कि जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन देता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो यहाँ HCl क्या हो गया, अम्ल हो गया, क्योंकि उसने क्या दिया, देखो H+ आयन प्रदान किया, तो ये क्या है, अम्ल है। दूसरा ले रहे हैं हम H2SO4, यानी ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ जल का होना जरूरी है, जलीय माध्यम, या आप चाहो तो यहाँ H2 लिख सकते हो। और ये वियोजित होगा किसमें, 2H+ व SO4 2- में। तो देखो ये भी H+ आयन प्रदान कर रहा है, दो H+ आयन दे रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी प्रकार HNO3 एक्वस, जलीय विलयन, ये सब जलीय विलयन है, ठीक है, जलीय विलयन का होना जरूरी है यहाँ, तो आप AQ लगा देंगे सभी में। HNO3 किसमें टूटेगा, ये टूटेगा H+ NO3-, ये एक्वस, एक्वा। तो देखो ये भी क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है। तो जो पदार्थ H+ आयन देते हैं जल में घुलकर वियोजित होकर अपघटित होकर वो क्या कहलाते हैं, सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, जलीय माध्यम, और ये टूटेगा किसमें, H+ HCO3- में। तो देखो ये भी क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है। इसी प्रकार आपका ले लो CH3COOH, तो ये किसमें टूटेगा, H+ CH3COO- में। तो देखो ये सारे क्या दे रहे हैं, H+ आयन दे रहे हैं, तो ये सारे क्या है, अम्ल है। इतने सारे एग्जाम्पल काफी है। अब उन्होंने एक बात और बताई कि जो ज्यादा मात्रा में H+ आयन देते हैं, जो पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं, जो हमें ज्यादा मात्रा में जलीय विलयन में H+ आयन देता है वो तो कहलाता है प्रबल अम्ल। जो जलीय विलयन में वियोजित होकर कम मात्रा में H+ आयन देते हैं वो कहलाते हैं क्या, दुर्बल अम्ल। उन्होंने ऐसे बताया कि जो जलीय विलयन ज्यादा मात्रा में H+ आयन देगा वो प्रबल अम्ल होगा,
जो जलीय विलयन कम मात्रा में H प्लस आयन देगा वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। तो ये हो गए कुछ अम्लों के एग्जाम्पल। अब लेते हैं सारों के एग्जाम्पल। जैसे हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जलीय है तो Aq लगा दो। ये टूटेगा किसमें, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। और हमने कहा कि जलीय विलयन लेंगे, जल ले लेंगे मतलब, और उसमें कोई पदार्थ डालेंगे तो हमने पदार्थ क्या डाला, NaOH डाला। ये किसमें टूटा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूटा। और हमने कहा कि जो पदार्थ इसमें घुलने के बाद वियोजित होकर टूट कर क्या बनाता है, OH माइनस आयन, उसको हमने क्या कहा, सार कहा। तो ये क्या हो गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, सार हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये OH माइनस आयन दे रहा है। इसी प्रकार KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये वियोजित होगा तो क्या बनाएगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो देखो इसने भी OH माइनस साइन दिया है, तो ये भी क्या हो गया, सार हो गया। इसी प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2, ये एक्वस है, सभी में एक्वस लगाना आपको। ये किसमें टूटेगा, Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस। तो इसमें भी देखो माइनस OH आयन दिया है, OH माइनस आयन दिया है। इसी प्रकार AlOH का होल थ्राइस AQ, यहाँ भी आपको AQ लगाना है, एक्वस लगाना है, क्योंकि जलीय विलयन का होना जरूरी है यहाँ। तो ये किसमें टूटेगा, ये टूटेगा Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस में। इसी प्रकार NH4OH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये किसमें टूटेगा, ये टूटेगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ सभी में देख लो आप, OH माइनस आयन हाइड्रोक्सिल आयन है, या जो हाइड्रोक्साइड हम कह रहे हैं हाइड्रोक्सिल आयन वो निकल रहा है, तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए, इनसे हमें पता चल रहा है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। और ये बात यहाँ भी कह दी कि जो ज्यादा मात्रा में OH माइनस आयन देता है वो प्रबल, जो कम मात्रा में OH माइनस आयन देता है वो होता है दुर्बल क्षार। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब कमियां की बात करते हैं कि इस संकल्पना की क्या कमी रह गई। एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ जो H प्लस आयन निकलता है, जिसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं, जिसको प्रोटॉन कहते हैं, ये काफी सक्रिय होता है, काफी एक्टिव होता है। तो ये क्या करता है, जल से क्रिया कर लेता है, क्योंकि जलीय माध्यम तो अभिक्रिया हो रही है। तो जैसे H प्लस आयन निकला है, प्रोटॉन निकला, हाइड्रोजन जो आयन निकला वो जल से रिएक्ट करेगा और क्रिया करके तुरंत हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। OH को हाइड्रोक्सिल कह रहे हैं, हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल, और H3O पॉजिटिव को हाइड्रोनियम आयन कह रहे हैं। तो ये H2O है, 2 है, तो ये H प्लस आके यहाँ 3 हो जाएंगे। तो ये H जो हाइड्रोजन आयन है, H पॉजिटिव आयन है, जिसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं, वो काफी सक्रिय होने के कारण जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। तो यह हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, अम्ल से निकला हुआ H प्लस आयन और क्षार से निकला OH माइनस आयन, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं H2O, 1 और 1 2, और ये H2O, जिसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीन हो गए। इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, तो दोनों चार्ज एक दूसरे का प्रभाव खत्म करके ये जल बना, वो उदासीन है। तो इस प्रकार अम्ल क्षार की अभिक्रिया भी कैसी होती है, उदासीनीकरण होता है। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात यहाँ हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी संकल्पना की कमियों की। खामियां क्या रहेगी, कमियां क्या रहेगी, कुछ लिमिटेशन क्या रहेगी। पहली बात तो ये उन स्पीशीज पर ही लागू होती है जिनमें क्या होता है, H प्लस और OH माइनस आयन मौजूद होता है। उनके अलावा और भी कई ऐसी स्पीशीज है जिनमें अम्लीय और क्षारीय गुण होते हैं, तो हम इस संकल्पना द्वारा उनको परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास है BF3 CO2 SO2 NH3 ZnCl2 FeCl3, ये ऐसी स्पीशीज है जिसमें कोई अम्लीय और क्षारीय गुण दर्शाती है। तो यहाँ देखो किसी में कोई H प्लस आयन और OH माइनस आयन आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। तो अब इनको अम्ल और क्षार व्यवहार करती है ये, तो हम इस संकल्पना द्वारा उनकी व्याख्या नहीं कर सकते
कि इनको हम अम्ल कहे हैं, सार कहे हैं, इसको अम्ल कहे हैं, सार कहे हैं, इसको अम्ल कहे हैं, सार कहे हैं। एक कमी तो ये रही, उनको ये ऑर्गेनिस्ट नहीं बता पाया। दूसरी कमी अभी हमने बात की कि यहाँ निकलने वाला जो H पॉजिटिव आयन है वो काफी सक्रिय होता है और वो जल से क्रिया करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। तो इस प्रोटॉन का अस्तित्व नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, ये तुरंत रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। तो ये भी जब स्टेबल ही नहीं है तो हम कह रहे हैं कि H+ जो आयन देगा वो अम्ल होगा। तो ये तो निकल के तुरंत ही, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये स्टेबल ही नहीं है, तो हमको क्या पता H+ आयन निकला या नहीं निकला, या इसका अस्तित्व ही नहीं है, तो हम उसको ऐसे परिभाषित नहीं कर सकते कि H+ आयन देने वाले अम्ल होंगे। ये हो गई दूसरी कमी। तीसरी कमी, जैसे मैं लिख दूं H2SO4 100%, अब आप इसको अम्ल कहोगे या सार कहोगे? तो आप कहोगे सर ये तो अम्ल है। अब मैंने लिखा 100%, यानी इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, पानी ऐड नहीं किया। और हमने परिभाषा में क्या कहा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यहाँ जल है ही नहीं, तो जलीय विलयन है नहीं, पूरा का पूरा 100% H2SO4 लिया, तो अब इसको हम अम्ल कहें या सार कहें? क्योंकि अम्ल सार की परिभाषा क्या थी, अम्ल की, क्योंकि जलीय विलयन में H+ आयन देता है। और हमने यहाँ जल नहीं लिया, 100% H2SO4 ले लिया, तो इसको मैं अम्ल कहूँ या सार कहूँ? तो पूरा 100% से अम्ल ले लो, सार ले लो, उसको हम, इसकी व्याख्या ये वैज्ञानिक या ये संकल्पना नहीं करती है। नेक्स्ट बात आती है कि कौन सा अम्ल प्रबल होगा या दुर्बल होगा। ये संकल्पना कहती है कि जिसमें ज्यादा मात्रा में H+ आयन होंगे वो प्रबल होगा, और जिसमें कम मात्रा में H+ आयन होगा वो दुर्बल होगा अम्ल, और जिसमें ज्यादा मात्रा में OH- आयन निकलता है वो प्रबल सार, और जिसमें कम मात्रा में OH- निकलता है वो दुर्बल सार। यह संकल्पना वर्तमान में नहीं चलती है। मॉडर्न जो थ्योरी वो कहती है जिसका pH मान कम है वो प्रबल अम्ल है, और जिसका pH मान ज्यादा है वो दुर्बल अम्ल है, और जिसका pH मान सबसे ज्यादा है वो प्रबल सार है। तो ये वर्तमान में ये pH के आधार पर प्रबलता और दुर्बलता को समझाया जाता है। तो ये बात ओरेनियस की संकल्पना द्वारा इस H+ या OH- के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। तो ये होगी इसकी कुछ कमियां कि एक तो इन आयनों का हम अम्ल कहें, सार कहें। दूसरा, ये जो प्रोटॉन है इसका अस्तित्व नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि अम्ल प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन आयन देता है, तो इसकी बात जो कंसेप्ट है ठीक नहीं बैठता, क्योंकि स्टेबल नहीं है। ये 100% हमने ले लिया, तो पानी नहीं है तो इसको अम्ल कहूँ या सार कहूँ, क्योंकि यहाँ पानी का होना जरूरी है, जलीय विलयन का होना जरूरी है। और एक इसकी प्रबलता और दुर्बलता को इसके द्वारा समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वर्तमान में pH के आधार पर प्रबलता और दुर्बलता को समझाया जाता है। तो ये कुछ कमियां रहेगी, इन कमियों को सुधारने के लिए नए नए आगे कंसेप्ट दिए गए। वीडियो आपके समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो, कुछ डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद।